अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज कराची और लाहौर के दरमियान मैच हुआ। कराची ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 177 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और कराची ने 179 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इसी के साथ कराची जो है वो 3 विकेटों से जीत दिया। अगर हम आज के मैच पे बात करते हैं तो आज का मैच आखिरी बॉल तक किसी के भी पलड़े में जा सकता था, लेकिन अगर हम ऑल ओवर बात करें तो शुरू में कराची की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये मैच जो है ये आखिरी बॉल तक पहुंचा। नसीम भाई, लाहौर कलंदर की अगर हम पहले बैटिंग की बात करते हैं तो आज मिर्ज़ा बेग की एंट्री कराई गई, लेकिन कुछ खास नहीं चले। लेकिन आज वो चल गए जिनका आपको इंतजार रहता जी, फ़खर जमान कब चलेंगे। आज फ़खर जमान ने भी अच्छी बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छी बैटिंग की। क्या कहेंगे? फ़खर जमान के लिए तो ये कहेंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। बिल्कुल, ये तो आपने जब पूरी महफिल ही लुट चुकी थी जब आप 50 रन किए। लेकिन फ़खर पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के ब्रांड हैं, एक्सपीरियंस है उनके पीछे, बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की। इतने अरसे से पाकिस्तान उनको कैरी कर रहा है, तो इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा हम एक वेट भी देते हैं कि भाई तजुर्बा है उनके पास, एक्सपीरियंस है उनके पास। बहुत देर की उन्होंने, लेकिन आज थोड़ा सा गेंद को बेहतर हिट करते हुए दिखाई दिए बड़े अरसे के बाद। वरना तो ऑफ स्टम्प का बाहर गेंद तो उनसे कट नहीं हो पा रहा था, खासे फंसे हुए थे। कुछ ऑन साइड पे फिर भी एक आध उन्होंने स्ट्रोक खेले थे, लेकिन फ़खर फंसे हुए थे। फ़खर का अच्छा परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची किंग्स की जीत तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कराची किंग्स की टीम इस वक्त कंटेंडर है प्लेऑफ में जाने के लिए, तो कराची के लिए तो मस्ट विन गेम था। लेकिन मैं अगर शहनशाह अफरीदी को देखता हूँ एज ए पाकिस्तान कैप्टन, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी कैप्टनशिप के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। और ये मैच जो वो 179 पे लड़के हारे, वेरी वेल डन कलंदर्स। आपने आखिरी बॉल तक मुकाबला किया, लड़के हारे। ये मोहसिन नकवी साहब का भी पैगाम है, ये सब का पैगाम है हमारे कैप्टन्स को कि भाई आपने लड़के हारना है। इससे पहले कई मैचेस उन्होंने इस तरीके के लूज़ किए थे कि जहाँ पर बात हो रही थी कि भाई अगर ठीक है आप न्यूजीलैंड में 4-1 सीरीज़ हार के आ रहे हैं एज ए नेशनल कैप्टन, तो आपने PSL में तो अच्छा परफॉर्म किया, पिछले 2 साल से एज ए लीडर जिता रहे थे, लेकिन यहाँ उनका ग्राफ भी नीचे रहा था। तो मस्ट विन गेम था। आज शुएब मलिक का एक्सपीरियंस हमने देखा कि जो खड़े रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन शहनशाह अफरीदी के लिए भी एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जाहिर है इससे फिर आगे अपने कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस भी फिर बंदे का शेक हो जाता है। जाहिर है सोशल मीडिया पे जब ये बात होती है तो बंदा सुन रहा होता है, सुनने से भी बहुत सा दफ़ा ऐसा होता है कॉन्फिडेंस शेक होता है। मैंने अगर हम कराची किंग्स की बात करते हैं तो आज शान मसूद अल्लाह का शुक्र है वन डाउन आ गए। आज उन्होंने टिम और जेम्स को ट्राई किया, दोनों ने अच्छी एक पार्टनरशिप दिखाई। जैसे मैंने नसीम भाई से भी कहा था कि शुरू से मैच कराची किंग्स ने अपने हाथ में लिया हुआ था। बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये आखिरी बॉल तक जो है मैच पहुंचा है? बिल्कुल जी, कराची किंग की ये चेंजेस काफ़ी अच्छी रहीं, क्योंकि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि टॉम स्टेफर्ड और जेम्स विंस ओपन करें, क्योंकि वो नेचुरली ओपन करते हैं। तो इनका ये चेंज करना अच्छा रहा और शान मसूद को भी रन्स मिल गए। लेकिन बीच में जो इनके सॉफ्ट डिसमिसल हुए तो वहाँ से इनका थोड़ा सा काम ख़राब हुआ। लाहौर ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, आई वुड से कि इन्होंने खुद अपनी विकेट्स थ्रो की हैं। अनवर अली जो कि फिनिशर हैं, उनको हम हमेशा से हाई रेट करते हैं कि वो इस तरह के मैचेस बहुत अच्छे फिनिश करते हैं। उन्होंने आके बड़ा सॉफ्टली अपनी विकेट थ्रो कर दी। वो सिचुएशन थी कि जब आपने मैच को फिनिश करना था। आज उनको ऐड किया था मीर हमजा की जगह पे। मीर हमजा आज टीम में नहीं खेल रहे थे, दो कि वो कराची उनका होम ग्राउंड है और वो यहाँ पे बहुत अच्छी स्विंग बॉलिंग करते हैं। तो मुझे यहाँ पे इनकी ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई कि इन्होंने उनको क्यों बाहर किया। अरफात मिन्हाज को आपने एज ए बॉलर खिलाया और आपने उनको एक ओवर भी नहीं दिया अपनी टीम में। तो मतलब आप अपने यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, उनको चांस दें। आप ये मैच जीत जरूर गए, लेकिन बहुत मुश्किल से जीते। लाहौर खुद ही हारा है ये मैच। ये लाहौर खुद ही हारा है, क्योंकि मैच जो है बिल्कुल आखिरी बॉल पे वही कह रहे हैं ना, कुछ नहीं पता कि इस बॉल पे क्या होगा। नसीम भाई, इधर मैं इरफान खान को देखता हूँ। इरफान खान ने 16 गेंदों के ऊपर 35 रन स्कोर किए। ये प्लेयर भी बहुत अच्छा जा रहा है और ये कराची किंग्स के लिए एक अच्छा वो है, प्लेयर है, सीजनल ऑलराउंडर है इरफान। डोमेस्टिक क्रिकेट का भी उन्हें एक्सपीरियंस है, वो अच्छी इनिंग खेल कर गए और बड़ी टाइमली उन्होंने इनिंग खेली। लेकिन शान मसूद के बारे में जैसे हम बहुत बात कर रहे थे कि शान मसूद अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप 3 नंबर पर आ जाएं। आज शान मसूद के 24 रन 16 गेंदे पे रीजनेबल हैं, बात मान ली उन्होंने आपकी। ख़राब नहीं है, लेकिन शान से और ज़्यादा आपको आगे लेके जाना चाहिए। ये 24 रन काबिल कबूल नहीं है, मैंने इसीलिए इसको रीजनेबल करार दिया। लेकिन जहां आप जेम्स विंस को आप 3 नंबर पे लेके गए थे, उनका ऊपर जाना कितना फ़ायदेमंद रहा। उन्होंने 42 रन किए 27 गेंदों पे। बिल्कुल। तो आपका एक चेंज
वो आपकी टीम की सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरे प्लेयर के लिए भी कभी कभी मोटिवेशन का जरिया होता है। दूसरी जो मैंने चीज़ देखी वो ये कि आज बैटिंग ऑर्डर में जिस तरीके से शान मसूद ने लेटर इनिंग में बिल्कुल लास्ट में अजीब से फैसले किए। देखिए अरफात मिनाज की भी अमन ने बात बहुत अच्छी की कि अरफात को आपने एज ए बॉलर खिलाया था, आपने एक ओवर नहीं कराया और अरफात को आपने हसन अली से ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया। अगर हसन अली जो है वो आप पहले भी देख चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कभी हसन अली को ऊपर भेज देते हैं जहाँ उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं होती, और कभी आप जो है वो हसन अली को नीचे भेज रहे हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय में अरफात मिनाज से ऊपर बैटिंग के लिए आना चाहिए था, एक नंबर ऊपर होना चाहिए था। शायद ये मैच इतना ज़्यादा पीछे भी नहीं जाता जो रन आउट होकर गए थे 1 रन बनाने के बाद, लेकिन जो 3 रन 2 गेंदों पे बनाए हसन अली ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही क्रूशल 3 रन है। तो आपको ऐसे मैचेस में एक्सपीरियंस काउंट करता है। शुएब मलिक ने मैच निकाला है, एक्सपीरियंस था पीछे, उन्हें पता था कि ये रन्स बन जाएंगे मैं अगर क्रीज पे खड़ा रहा। उन्होंने 17 गेंदों पे किए, लेकिन वो 17 खतरा है। वो इस तरह के प्लेयर्स हैं कि वो सामने वाले प्लेयर को भी जो है वो मोटिवेट कर रहे होते हैं। और इरफान ने जो आज बैटिंग की है, उनका जो शुएब मलिक का एक्सपीरियंस सामने होगा ना, उसका भी बड़ा रोल होगा इसके अंदर कि वो किस अंदाज से अपनी बारी को लेकर चलें। अच्छा, ये चीज़ काफ़ी जगहों पर डिस्कस भी हो रही है, इस पे बात भी हो रही है कि जी शान मसूद के फैसले जो हैं वो कुछ समझ नहीं आते हैं। अब रीज़न क्या है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ज़ाहिर ये तो कराची किंग्स की मैनेजमेंट जाने। अगर एमन हम आखिरी बॉल पर आते हैं, जमान खान ने जो आखिरी बॉल की, आप एज अ बॉलर उसे कैसा देखती हैं? क्योंकि एक बॉल पर 3 रन थे, तो 3 रन नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में बनना मुश्किल होते हैं, रनिंग नहीं हो पाती, या तो ये मैच इक्वल होता या बॉल मिस कराई जा सकती थी। बॉल आखिरी, क्योंकि वो ओवर तो उन्होंने ऑल ओवर ठीक कराया, लेकिन क्या आखिरी बॉल सही कराई थी उन्होंने जमान खान? देखिए आई बिलीव कि उन्होंने वो बॉल अगर ये डिस्कस करके कराई है कि मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, क्योंकि शाहीन और वो काफी देर तक बातें कर रहे थे। बिल्कुल, अगर उनका डिस्कशन यही हुआ था कि मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर करवा रहा हूँ, तो आई थिंक ये थोड़ा सा लास्ट ओवर के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल स्पेशली लास्ट बॉल, क्योंकि इट्स अ फ्री हिट। अगर आपको यॉर्कर एम करनी है तो आप उसको विद इन स्टंप्स करो। तो आई थिंक यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी ये ट्रिक मिस की है कि उनको विद इन स्टंप्स करनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा बाहर थी, एज भी आता तो उस पर आपको बाउंड्री मिल सकती थी। और शुएब मलिक खेल रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी उनको रीड कर लिया था कि वो क्या बॉल करने आ रहे हैं, ही वाज रेडी फॉर दैट बॉल। तो यहाँ उन्होंने थोड़ी सी मिस किया, अपनी लाइन को मिस किया। यॉर्कर वाज गुड बट द लाइन वाज नॉट। हाँ, लाइन उनसे ऊपर नीचे होती है ना, लाइनें गलती की जाती है। अच्छा, जबकि उन्होंने जो पहली बॉल डाली थी वो बड़ी ट्रिकी डाली थी कि स्लो डाल दी थी, बैट्समैन समझ ही नहीं पाया था, उसने कैच दे दिया। पूरा ओवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो जो लास्ट ओवर के लिए उनकी स्पेशलिटी, उन्होंने बहुत अच्छा कराया था। बस लास्ट में वो थोड़ी सी अपनी एग्जीक्यूशन मिस कर गए। अगर उनका प्लान था तो फिर पीछे 2 फील्डर भी लेते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, क्योंकि वो इस वजह से सिचुएशन जो थी ना वो ऐसी थी कि हम समझ रहे थे कि ये मैच एकदम निकल गया। देखिए कभी ना मैंने वो लास्ट बॉल इत्तेफाक से मैं नहीं देख सका, बाकी मैच मैंने देखा। भाई बिल्कुल ऑफ साइड पे यॉर्कर मार दी उसने, यूं किया टक। यॉर्कर की थी या थोड़ी यॉर्कर दी नसीम भाई? अच्छा, उस स्टंप के बाद उन्होंने टक किया। उनका प्लान बुरा नहीं था, इस वजह से बुरा नहीं था कि जमान खान अपनी यॉर्कर्स की वजह से ज्यादा मशहूर है और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि विद इन द स्टंप यॉर्कर होगी। एक वो भी ये कर रहे होंगे, लाइन ऊपर नीचे हो गई, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई देखिए ना, अब जावेद मियादाद साहब जिन्होंने छक्का मारा था शारजा का, वो बार बार अपने इंटरव्यू में एक बात बताते हैं कि मैं समझ गया था ये आखिरी गेंद क्या करेगा, मैं चेतन शर्मा ने मुझे जो गेंद करनी है वो करनी है यॉर्कर, इसीलिए मैंने अपना एक कदम आगे कर लिया। उन्होंने फुल टॉस बना दी वो। तो वो उस वक्त भी यॉर्कर इतनी इंपॉर्टेंट डिलीवरी मानी जाती थी और हर क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जमान खान की स्पेशलिटी में है ये यॉर्कर। तो शायद शाहीन ने प्लान ये किया होगा सब विकेटों में यॉर्कर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाथ बाहर से गेंद निकाल दो, हाथ इधर के बाहर से। अब मैंने देखा नहीं, ऐसा ही ऐसा था नहीं, अप्रोच की कोई वो नहीं थी। ये तो हम ऐसी डिस्कशन में कर रहे थे कि वो लाइन गलत हो गई, अगर वो वाकई यॉर्कर होती तो फिर शायद रिजल्ट जो है वो कुछ और। जब मैच आखिरी बॉल तक जाता है ना साहब, तो कुछ भी हो सकता है उसमें, फिर किस्मत वाले का बड़ा दखल होता है। कुछ भी हो सकता है भाई यार, यहाँ बैठ के बातें बनाना तो आसान है। इसी बात पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। वहीं एक बड़ी मज़े की खबर हमारे सामने आई है। मज़े की क्या, इंपॉर्टेंट खबर है कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ होने वाली है उसमें शादाब खान और नसीम शाह की एंट्री का इम्कान है। नसीम भाई, नसीम शाह तो ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन शादाब खान की एंट्री सही है T20 वर्ल्ड कप के लिए? तो T20 वर्ल्ड कप बोलो, न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए। देखिए शादाब खान
अच्छा परफॉर्म किया पीएसएल में, इसमें कोई शुबा नहीं है। शादाब खान मेहनत करके है। शादाब खान नज़र आया कि जो इससे पहले वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी गेंद इतना हम ना ब्रेक देख रहे थे, ना उनकी गेंद जगह पे देख रहे थे। फिर बैटिंग में भी उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ कि ह्यूज डिफरेंस है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, पीएसएल में और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा गैप है। जब लेकिन शादाब के पीछे हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। देखना ये होगा कि वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर उन्हें मौका मिलता है तो दोबारा क्या उसी तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं जैसा वो माजी में कर रहे थे। हम फंसते कहाँ पर हैं? हम फंसते यहाँ पर हैं, हम कहते हैं कि जी रिजवान से जो है वो स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हो रहा। भाई रिजवान से अगर हम बात करें तो रिजवान की जो रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह परफॉर्म ही नहीं करते। साइम अय्यूब जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं वैसा परफॉर्म नहीं करते जैसा वो पीएसएल खेल रहे होते। आजम खान की जितनी इनिंग आपको ज़बरदस्त किस्म की पीएसएल में दिखाई देंगी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में, गो के इन्हें कम मौका मिला, बहुत कम। अभी इन्हें बहुत टाइम मिलना चाहिए, ये बहुत ही डिजर्विंग है। लेकिन जिस जगह पे हम कहते हैं कि ये रिप्लेस करेगा, वहाँ पे उसको रिप्लेस करने के लिए जिस खिलाड़ी के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं वो उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऐसा होता है नहीं कि वो रिप्लेस करे। नसीम भाई, इसकी एक बड़ी वजह शायद मैं ये समझता हूँ, इमन भी इसका जवाब दे सकती हैं, कि हमारे यहाँ जो नए प्लेयर्स आते हैं ना वो इतना डरे हुए आते हैं कि उनको ये होता है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस बुरी हुई तो हम बाहर हो जाएंगे, अगर हमारी परफॉर्मेंस बुरी हुई तो हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पीछे क्यू में बहुत प्लेयर्स खड़े हुए होते हैं। तो ये रीज़न तो नहीं होता कि इतना प्रेशर लेके ग्राउंड में उतरते हैं जब कोई इंटरनेशनल टीम से खेल रहे होते हैं कि वो बेचारे वैसे ही उनके हाथ पैर छूटे हुए होते हैं। प्रेशर तो होता है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी की मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि डायरेक्ट आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गए। आप अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 इमर्जिंग क्रिकेट, सारी क्रिकेट खेलने के बाद फिर जाके पाकिस्तान की बारी मिलती है आपको। और अगर आप में मोस्टली बच्चे जो अंडर 19 खेलते हैं उनमें से ही निकल के रिफाइन होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहुंचते हैं। तो जब आप हर प्रेशर को लेके आ रहे हैं, इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ आप स्क्रीन पे आ चुके हो, जहाँ आपको डिलीवर करके दिखाना है, वहाँ प्रेशर क्या लेना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीछे क्यू में तो खड़े में, और गो के हमारा बैकअप कोई इतना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग तो दिखाई नहीं देता अगर सच्चाई से आप देखें, लेकिन क्यू में लोग खड़े होते हैं, उसका प्रेशर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना शरीफ भाई, वो ये है हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल। हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल, जिस जो खिलाड़ी अथॉरिटी रखते हैं, जो उस वक्त वहाँ पर होते हैं, वो हर खिलाड़ी को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। हर खिलाड़ी के लिए एक जैसा माहौल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे नसीम शाह सीनियर रुकन है पाकिस्तान टीम के, अगर उनके भाई आएंगे तो शायद रवैया मुख्तलिफ हो, लेकिन कोई एक नया प्लेयर आता है तो रवैया मुख्तलिफ होता है। ये चीज भी बड़ा प्रॉब्लम करती है कि भाई ड्रेसिंग रूम का माहौल आपकी परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस बहुत असर डालता है। पॉजिटिव प्रेशर होता है, ये प्रेशर एक प्लेयर के ऊपर हमेशा रहेगा और ये रहना भी चाहिए। इसी के बाद उसकी परफॉर्मेंस नजर आती है। जब आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हो तो यू हैव टू डू गुड। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। बाबर आजम इज कंसिस्टेंट, उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, लेकिन जब वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होना शुरू करते हैं तो उनके बारे में बात होना शुरू हो जाती है। तो यही चीज़ एक यंगस्टर्स को भी अप्लाई होती है। तो ये सबको अप्लाई होती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में आके आपने अच्छा ही करना है, तो आपके पीछे हमेशा एक प्लेयर रेडी रहेगा। तो आपने उसका प्रेशर नहीं लेना, आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैंने डिलीवर करके देना है। बिल्कुल जी, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम वाली बात है वो काफ़ी हद तक सही है कि ज़ाहिर है जब ऐसे माहौल से निकले, वो कहते हैं ना घर में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो बच्चा बाहर बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही होता है कि जी आप ड्रेसिंग रूम में पता नहीं क्या क्या ताने सुन के आए, तो ग्राउंड में पहुंच के फिर आपने यही करना है। नसीम भाई, ये तो हो गई जी इंटरनेशनल मैचेस की बात है, लेकिन अगर हम एक जगह देखते हैं कि हमारी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह इंडिया करती है। हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं इंडिया वाले। अक्सर लोगों ने ये भी कह दिया जी घर के शेर है, लेकिन चलो घर के शेर तो हैं। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड भी होते हैं उसमें भी हम वीक पड़ जाते हैं। देखिए मैं भी इस पे तो आता हूँ, लेकिन जो अभी पहले बात कर रहे थे ना, उसमें एक एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे कि आमिर जमाल के लिए इतना माहौल अच्छा नहीं लगता जितना माहौल हम देखते हैं फ़हीम अशरफ के लिए अच्छा लगता है। ये एक एग्जांपल है। बिल्कुल, और जो समझने वाले हैं वो इसको समझ गए होंगे। आप जो बात मेरा सवाल ये था, हम अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते? हम अपने होम एडवांटेज को लेते हुए एतमाद का शिकार नहीं होते। हम में एतमाद की कमी है। हम क्यों नहीं कर सकते थे? देखें ना, अगर इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, इंग्लैंड के स्विंग सीमिंग ट्रैक होते हैं। पाकिस्तान के ट्रैक उनके तरह तो नहीं है। वो यहाँ आके हम पे अटैक कर रहे हैं और हम जो है वो बेबसों की तरह बैठे हो, हमारे खिलाफ एक दिन में 500 रन बन रहे हैं, क्योंकि हमारी बुज़दिलाना अप्रोच, हम हार ना जाएं। हम ऐसी बैटिंग बना देते हैं, ऐसी बैटिंग पिच बना देते हैं कि लंबी क्रिकेट खेलें। इंडिया ने क्या किया? इंडिया का जो प्लस पॉइंट था, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उनकी बैटिंग तो है ही अपनी जगह पे। उनकी फास्ट बॉलिंग मैच करेगी इंग्लैंड के साथ, अगर वो तेज़ बना देंगे तो भी मैच करेगी।
लेकिन उनकी स्पिन इंग्लैंड की स्पिन से अच्छी है। और इंडिया हमेशा से अपनी स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर, जो कहते हैं ना घर के शेर, वो स्पिनिंग ट्रैक की वजह से ज़्यादा उनकी फतवात दिखाई देती हैं। पहले अनिल कुंबले की रोल रहा था, उससे पहले इनके बड़े नामवर स्पिनर होते थे, बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, एक लाइन चली आ रही है। देन अश्विन को हमने देखा, अभी जो कुलदीप यादव गेंद कर रहे हैं उनके बारे में जो कहा बड़ी ज़बरदस्त कि शेन वॉर्न, लेफ्ट हैंड का शेन वॉर्न करार दिया उन्हें। तो कहने का मकसद है कि वो ऐसी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। देखिए, जब प्रोडक्ट कंपटीशन से होके निकलती है ना, तो वो प्रोडक्ट बनती है। शायद हमारे यहाँ नीचे कंपटीशन लेवल की कमी है, जो ऊपर ग्रूम होके प्रोडक्ट नहीं आ रही। अच्छा, वैसे ये चीज़ तो हर जगह होती है, पर्ची लग जाना, सोर्स लग जाना, लेकिन शायद हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा ही कुछ निगलेक्ट किया जाता है। हम देखते हैं जो प्लेयर्स बन जाते हैं, फिर वो अपनी एक टीम बना लेते हैं, उसके बाद नीचे वाले बेचारे को उतना प्रेशर में दिया जाता है। ये चीज़ें भी मोहसिन नकवी साहब को सोचनी चाहिए। जहाँ मैंने बात की शादाब और नसीम के आने का इम्कान हो रहा है, वहीं हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई हैं, ख्वाजा नाफे, सलमान अली आगा, हैदर अली, इन्हें भी कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ की इंजरी की वजह से शायद वो ना आ पाए। तो ये जो 4 नाम मैंने लिए, हुनैन शाह, ख्वाजा नाफे, सलमान अली आगा, हैदर अली, ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए इनमें से कोई है बेहतर? देखिए, अगर हम सलमान अली आगा की बात करें तो वो काफ़ी टाइम से हमारी टीम के साथ हैं और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को हर फॉर्मेट में प्रूव करना शुरू कर दिया। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड दिया अगेंस्ट श्रीलंका, फिर ओडीआई फॉर्मेट में भी आए, अभी पीएसएल में उनका T20 में एक बिल्कुल डिफरेंट रोल नज़र आया। तो इससे नज़र आता है कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो कि हार्ड वर्किंग है। तो उनका ऐड होना एक अच्छा मतलब साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। आई वुड से कि हुनैन शाह और ख्वाजा नाफे, इट्स टू अर्ली फॉर ख्वाजा नाफे, क्योंकि देखें ख्वाजा नाफे ने अभी पीएसएल खेला है, एक इनिंग खेली है जिसपे हम बोलते हैं कि ही इज टू गुड, यस ही हैज पोटेंशियल, लेकिन उनको टाइम दें, डोमेस्टिक में लेके जाएं, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बच्चे के पास टाइम। और हैदर अली तो देखें पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, उन्होंने इस पीएसएल में उनको चांस थोड़ा कम मिला, कहीं वो कर सके कहीं नहीं कर सके। तो हैदर अली भी हमारी टीम के साथ बहुत लंबा अरसा रहे हैं। इस वक्त हमारी न्यूजीलैंड की सीरीज़ बेशक वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है, लेकिन हमने ये हारनी नहीं है, क्योंकि अगर हम जीत के जाएंगे अपने अच्छा कॉम्बिनेशन तो हम कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम यही सोचें कि कॉम्बिनेशन बना के जा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा हम स्ट्रगल करते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है कि हुनैन शाह, ख्वाजा नाफे ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, अभी थोड़ा रखें, डोमेस्टिक लाएं, फिर इन्हें आगे चांस देंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ प्लेयर्स के नाम आए जिन्हें न्यूजीलैंड सीरीज़ में होने का इम्कान है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ नाम ऐसे आए। नसीम भाई से वो सवाल रह गया था क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया था। नसीम भाई, हुनैन शाह, ख्वाजा नाफे, सलमान अली आगा, हैदर अली, कौन होना चाहिए? इनका इमन का कहना है सलमान अली आगा सही चॉइस है, ख्वाजा नाफे और हुनैन शाह जो है वो ज़ाहिर है अभी बहुत जल्दी हो जाएगा उनको चांस। देखिए, ख्वाजा नाफे उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर सके। आगे वो क्या करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैचेस में कुछ इम्पैक्ट, जैसी पहली इनिंग खेली थी ऐसी 3 इनिंग खेलते हैं तो 4 में से तो फिर कोई समझ में आती है बात कि हाँ भाई ख्वाजा नाफे के बारे में सोचा जाए। इट्स टू अर्ली। इसी तरह हुनैन शाह के बारे में बहुत जल्दी है। बिल्कुल सही बात की। हुनैन शाह से हटके आपने जिन 3 दो सलमान अली आगा और हैदर अली, ये सारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, लेकिन अगर आप अपने मिडिल ऑर्डर बैटर में देखें तो सलमान अली आगा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको इफ्तिखार की दिखाई दी है अगर इस पीएसएल में, और जिस तरह की उन्होंने हिटिंग की है। नो डाउट। नंबर 2, अगर आजम खान, अगर आप ज़ाहिर वर्ल्ड कप या बड़े इवेंट में जाएंगे 2 विकेट कीपर आपके साथ तो जाएंगे। अगर रिजवान आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं तो आपके सेकंड विकेट कीपर कौन है? वो आजम खान। आजम खान इज़ अ मिडिल ऑर्डर बैटर, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर। हम बात ये कर रहे हैं कि कहाँ पे किसको एडजस्ट किया जा सकता है। आगा सलमान और शुएब मलिक, देखिए जिस तरह की पिचेस पे ये मैचेस होंगे वहाँ आपको अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बिल्कुल बॉल आ रहा है और आपने हिटिंग करनी है, वहाँ वेस्ट इंडीज़ में ऐसे हिटिंग नहीं होती। वहाँ पे बॉल टर्न भी लेता है, बॉल रुक के भी आता है। जो अपनी इनिंग को ग्राफ्ट करता है वहाँ पे 200 पे 200 के मैचेस बहुत ही कम होते हैं। वहाँ पे अगर आप एवरेज स्कोर देखेंगे उस जगह के ऊपर, मैं वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहा हूँ, अमेरिका को इतना ज़्यादा हमने अभी फॉलो नहीं किया क्योंकि वहाँ की क्रिकेट बहुत ज़्यादा टेलीवाइज नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे 160-170 के मैचेस होते हैं। और ये मैचेस उन बैटर्स के लिए होते हैं कि जो अपनी इनिंग को ग्राफ्ट कर सकते हैं। शुएब मलिक का एक्सपीरियंस और आगा सलमान का जो अब टीम के साथ रह चुके हैं, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। शुएब मलिक के बारे में सब लोग हैरान तो ज़रूर होंगे, लेकिन जो पिचेज़ हैं वहाँ पे
वहाँ पे आपका तजुर्बा बहुत काम करेगा। ठीक है जी, ये हैदर अली, हुनैन शाह, ख्वाजा नाफे, ये जो है अभी ये ज़रा वेट करें, इतनी जल्दी ना करें। अच्छा नसीम भाई, इंडिया में टेस्ट चल रहा था और इंडिया ने वो टेस्ट जीत लिया है माशाल्लाह, और जीतना है इंग्लैंड से, और एक इनिंग और 64 रन से जो है इंडिया जो है वो जीत गया है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में जी? जीत गया इंडिया, इंडिया की आवाम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कब जीतेंगे, कब जीत गए फाइनल। देखिए उनको बहुत मुबारक हो, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, एक बड़ी टीम के खिलाफ जीत हासिल की है। बेन स्टोक्स जब से कप्तान बने थे, जब से इनकी बेसबॉल इजाद हुई थी, और उसके बाद पहली सीरीज़ हारे ही, अब तक कोई सीरीज़ नहीं हारे थे दरमियान में बेन स्टोक्स, और जो वो सीरीज़ हारे वो 4-1 हारे। देखिए इंडिया की सरजमीन पे जो टीम भी जाती है वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान फाइट इसलिए करता है कि हमारे यहाँ भी थोड़ी सी सिमिलर पिचेस होती हैं, हमें आदी होता है। जितनी फाइट इंडिया की सरजमीन पे पाकिस्तान जाके करता है, दुनिया की कोई टीम नहीं करती। ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट ही नहीं होती। जितनी भी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इवन ये स्पिनर्स पे थोड़े स्ट्रगल करते हैं। और इंडिया में वो कहते हैं ब्रेक भी इतना ज़्यादा होता है कि एक नॉर्मल ब्रेक तो होता ही नहीं है। वो तो वहाँ पे तो बैट्समैन जितना सर्वाइव कर जाए उसका। अच्छा नसीम भाई, जैसे चले इंग्लैंड को हरा दिया इंडिया ने, बड़ी बात है। अगर इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो जाए तो आप क्या समझ रहे हैं कहाँ तक जाएगी, और हमारे कौन से बॉलर हैं स्पिनर्स? अब ये इंडिया वाले नहीं कर रहे तो हम बातें ही कर लें भाई। हमारे कौन से स्पिनर है जो तिकली का नाच नचाएंगे, इधर पड़ी यहाँ निकली, यहाँ पड़ी यहाँ निकली, कौन है? देखिए अगर उनके जो स्पिनर्स हैं ना, हमारे स्पिनर्स में अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं अबरार को कहता हूँ नंबर 1, तो क्योंकि वो वाकई में एक ऐसा स्पिनर है जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वरना हमारे पास माजी में लेग ब्रेक बॉलर बड़े जबरदस्त हुआ करते थे। क्या हमारी अभी करंट की बात कर लेना, माजी तो हमारा, लेकिन हमारे लेग ब्रेक बॉलर टेस्ट के नहीं है। अच्छा, टेस्ट का लेग ब्रेक बॉलर जैसे ना होना भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे मिस्ट्री बॉलर, अल्लाह करे उस्मान तारिक का बैन खत्म होता है। उस्मान तारिक इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ये अगर इसका को भी मिस कर रहे हैं इस क्रिकेट में बहुत, ऑफ स्पिनर को मिस कर रहे हैं। साजिद खान है हमारे पास, लेकिन वो भी मेन पार्ट नहीं रह पाते। देखिए बस आप लोग एक काम करें ना, आप लोग एक टीम बना ले। मैं बीसीसीआई वालों को बोलता हूँ एक मैच रखवाएं हमारा। अगर आपने इंग्लैंड को हराया, हमें दिखा के, हमें हरा के दिखाएं तो हम माने ना। अब आप खेलते ही नहीं है तो हम तो ये समझेंगे आप डर के नहीं खेल रहे भाई। ये बात ज़का अशरफ साहब ने एक मरतबा कही थी, बड़ी डिस्कस हुई थी अबू धाबी में। हाँ, ये कराची में भी और ये इंडिया में भी डिस्कस होगी भाई। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप आए खेले हमारे साथ, फिर हम देखेंगे ना किसमें दम है। आपने ठीक है इंग्लैंड को हरा दिया, इंग्लैंड पाकिस्तान जब गया है, जब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हुई है, दोनों ममालिक की क्रिकेट बहुत ऊपर गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट को इंडिया के साथ खेल के बहुत सपोर्ट रहा, इंडिया की क्रिकेट को पाकिस्तान के साथ खेल के बहुत सपोर्ट रहा। और जो इन सीरीज में परफॉर्म कर जाते हैं वो बड़े दिल के प्लेयर बने, फिर जाके उन्होंने लंबी क्रिकेट खेली। हमारे इस बैच को ना इंडिया के साथ सीरीज काफी अरसे से खेलने का मौका ही नहीं मिला। ये वो सीरीज होती है जो प्लेयर बनाती है, जो उस तगड़े मुकाबले में खड़ा हो गया वो फिर बाहर हो गया। बहुत जल्द होगी ये सीरीज और इस पे बात भी करेंगे बिल्कुल। इवन बॉलिंग की बात हो रही है, वहीं जेम्स एंडरसन 41 ईयर्स ओल्ड, 41 साल उनकी उम्र है और उन्होंने 700 विकेटें अपनी पूरी कर ली है। ये पहले फास्ट बॉलर है जिन्होंने 700 विकेटें टेस्ट में पूरी की है। क्या कहेंगे जी, जेम्स एंडरसन 3rd नंबर पे आ गए, टॉप 3 में आ गए। बिल्कुल जी, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है क्योंकि हाईएस्ट विकेट्स जो थी वो स्पिनर्स की थी, तो उसमें टॉप 3 में आना, बीइंग अ फास्ट बॉलर की हम फिटनेस की बात कर रहे होते हैं जब वो 20-30 मैचेस खेल जाता है। लेकिन अगर मैं जेम्स एंडरसन की बात करूं तो 186 जस्ट उनके टेस्ट मैचेस हैं जिसमें 5 दिन होते हैं, फिर वनडेज अलग हैं, T20 क्रिकेट अलग है। लैंकाशायर से खेलते हैं वो, वहाँ पर फर्स्ट क्लास के उनके 100+ मैचेस हैं, तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है उनका। और वो जिस तरह के कंसिस्टेंट बॉलर थे, मैं उनको बोलती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर बॉलर थे। उनको पता था कि बैट्समैन की क्या वीकनेस है, किसको इन स्विंग करना है, किसको आउट स्विंग करना है। तो बहुत अच्छा उन्होंने नाम बनाया अपना इंग्लैंड में, और टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपलिफ्ट किया है कि कंसिस्टेंसी के साथ वनडे से ब्रेक ले लिया, टेस्ट को कंटिन्यू किया और इंग्लैंड की टीम। अच्छा, इंग्लैंड में हम देखते हैं इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट होती भी ज़्यादा है, 5-5 इनिंग्स होती हैं, तो ये भी एक इनके लिए बेनिफिशियल है कि वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट भी बहुत हो रही होती है इंग्लैंड में। बिल्कुल, इंग्लैंड में अगर आप जाके मैचेस खेलें तो वहाँ पे T20 और वनडे से ज़्यादा क्राउड हमें टेस्ट क्रिकेट में मिलता है, क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेट को, मैं टेस्ट क्रिकेट को प्रॉपर कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक टेक्निकल क्रिकेट है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और वहाँ पे उन्होंने जिस तरह के क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं, फिर इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को जितना ऊपर लेकर गई है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है।
ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और जेम्स एंडरसन वाकई में एक बड़े बॉलर हैं, जितनी एज में हैं इस वक्त, ज़ाहिर एज कम भी लिखवाते हैं तो शायद 41 से भी ज़्यादा क्यों, लेकिन बहुत आउट क्लास उनकी अब तक की परफॉर्मेंस है। नसीम भाई, आपने अभी नाम लिया था आज़म खान का। आज़म खान के ऊपर अजहर अली और मिसबाह उल हक ने उनके जो वेट है उसके ऊपर खदशात अपने जाहिर किए हैं। अजहर अली का ये कहना है कि जी मैं देख रहा हूँ कि मुस्तकिल इनका वजन बढ़ता जा रहा है, और मिसबाह उल हक ने ये कहा कि 2013 से लेके अब तक उन्होंने 130 पाउंड से ज़्यादा अपना वेट बढ़ाया है। तो एज अ कीपर, एज अ प्लेयर उन्हें अपने वेट को रोकना चाहिए, ये एक चीज़ हर्डल होती है। तो आप मानते हैं इस चीज़ को? अभी आपने नाम लिया था ना उनको, तो मुझे याद आ गया। देखिए वेट तो वाकई कम होना चाहिए, इसमें तो कोई दो बातें ही नहीं है। तो वो भी तो कोशिश करते होंगे ना, आजम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रुक नहीं पाते वो। आपने सुना होगा फूडी हैं वो, शुएब मलिक का एक आपने शायद वो देखा हो कि नाश्ते पे चले गए थे आजम, तो आज शुएब मलिक की तो आपने देखा लीन फिटनेस पे बड़ा काम करते हैं। शुएब ने अपना लिमिटेड नाश्ता रखा, पराठे आते चले गए, आजम खाते चले गए। तो कहने का मकसद सच्चा वाकया है या मजाक? हाँ, शुएब मलिक ने बताया, ये तो प्रोग्राम में बताया था। अच्छा। तो मकसद है कि आजम की डाइट अच्छी है। क्या आप समझते हैं कि मोइन खान जैसे वालिद हों और वो मना नहीं करते होंगे आजम क्या कर रहे हो, और जो इतना खुद स्ट्रिक्ट लेके फिटेस्ट आदमी है, हाँ, अभी भी no doubt, आप मोइन भाई बड़ा देखें आप, वो पूरे बाल सर से लेके नाखून तक गीले होते हैं जिस वक्त कोई स्क्वॉश खेल के निकलते हैं अपने क्लब में। अभी तक वो अपनी फिटनेस का इतना ख्याल करते हैं, वो कैसे अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं? असल में एक हद तक ही कह सकता है कोई भी। आजम को खुद इस बारे में सोचना होगा। अच्छा, आजम ने बहुत एफर्ट किए, जब आजम ने एफर्ट किए तो आजम से हिट लगना बंद हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये तो कमज़ोर हो जाएगा, मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, तो उन्होंने फिर जो है वो अपने डाइट पे रखा। देखिए आजम की एनर्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आजम को एज ए विकेट कीपर ये क्रिकेटर बताएंगी कि वो जिस तरह उन्होंने लास्ट कैच लिया नसीम भाई, बैटिंग में। नसीम भाई, क्योंकि अगर हम विकेट कीपर की बात करते हैं, ईमान आप भी इसका जवाब दीजिएगा, तो विकेट कीपर को बड़ा फुर्तीला होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे मैच में देखें तो विकेट कीपर जो है जब तक मैच शुरू हुआ है तब से लेकर आखिर तक विकेट कीपर को अपनी बॉडी एक्टिव रखनी है। पीछे खड़े हुए फील्डर्स को फिर भी रेस्ट मिल सकता है। तो एज अ विकेट कीपर इतना वेट होना ठीक है? देखिए, आजम खान को अगर हम ग्राउंड में देखते हैं ना, तो उन्होंने जो स्केच ये बात कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कैच था वो, और उसके लिए आपको एजाइल होना है। और आजम खान ने अपनी एजिलिटी को इम्प्रूव किया है, उनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग करनी है। अब जैसे फूड की बात कर रहे हैं, वो पराठे खाते हैं, उनकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, आप हेल्दी डाइट लें, ज़्यादा लें, लेकिन देखें जिस तरह होते हैं ना, बहुत टॉल जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनर होता है। यूजुअली बास्केटबॉल के ट्रेनर्स उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास इरफान खान थे। तो अगर आपके पास कोई ऐसे एक्सेप्शनल प्लेयर होते हैं ना, उनके पास आपके पास ट्रेनर भी स्पेसिफिक होने चाहिए, जो कि ठीक है, अगर आप बोलें कि आजम खान स्प्रिंट करें शान मसूद के साथ तो वो शायद कॉम्पीट ना कर सकें, लेकिन अगर आप एजिलिटी में उनकी काम करें तो ही कैन डू बेटर। बहरहाल जी, हम तो यही चाहेंगे कि आजम खान जो है वो खेलते हुए नजर आए, उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है। जी, टाइम का आजम खान इज गुड ओनली फॉर टी20 क्रिकेट, क्योंकि विकेट के पीछे गेंदें ही बहुत कम आती हैं टी20 क्रिकेट में। मैं ओडीआई और टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए स्टिल सेकंड चॉइस विकेट कीपर वही होने चाहिए। चले जी, हम यही दुआ करेंगे कि आजम अच्छी क्रिकेट भी खेलते रहे और अपनी फिटनेस पे भी ज़ाहिर है वो तो तवज्जो देते जाओगे। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का मैच है, उसके अलावा लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच है। अब देखते हैं कल कौन मैच जीतता है, कौन हारता है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।